आज रविवार का दिन था। शाम के तकरीबन 7 बजे का समय था। राज आज 6 माह बाद घर लौट आया था। वह बिल्कुल ही दबे पांव से घर में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होता है। सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो सभी घर पर ही होंगे। सभी को मैं आज सरप्राइज कर दूंगा। वह बड़े ही खुशनुमा स्वभाव से चहकते हुए अपने पिताजी को आवाज़ लगाता है, पिताजी कहाँ हो आप? देखो तो तुम्हारा बेटा राज आया है। यह कहते कहते वह घर के सारे कमरों में दौड़ जाता है। राज कहते हुए, देखो ना, तुम्हारा बेटा घर आ गया है। देखो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लेकर आया हूँ विदेश से। सारे घर में बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ था। किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, मानो जैसे घर में कोई भी न हो। राज मन में सोचते हुए, आज तो रविवार का दिन है, छुट्टी है, सभी को घर पर ही होना चाहिए था। अपने आप से बतियाते हुए उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है। काफी आवाज लगाने के बाद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर राज ने घर के सारे कमरे खंगाल डाले। उसकी पत्नी सीमा भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह धीरे से दबे पांव अपने पिताजी के कमरे की ओर जाने लगता है। जैसे ही वह पिताजी के कमरे की ओर चल देता है, उसके दिल में और दिमाग में कई प्रकार के उल्टे सीधे ख्याल दौड़ पड़ते हैं। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई हो। वह कांपते हाथों से अपने पिताजी के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलता है। दरवाज़ा खुलने पर वह सामने का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वह देखता है कि उसके पिताजी अधमरी हालत में बिस्तर पर बेसुध हुए पड़े हैं और सीमा उन्हें बुरी तरह से डांट फटकार रही है। यह सब देख सुनकर राज के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। उसके कान मानो यह सब सुनने के बाद सन्न हो गए थे। पिताजी की ऐसी हालत देख उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहा है वह सत्य है या असत्य, या फिर उसकी आंखों को धोखा हुआ है। एक टूटी सी चारपाई पर पड़ा उसका पिताजी कराह रहा था। वह लाचार बेबस अपनी बुदबुदी सी आवाज में हड़बड़ाते हुए सीमा से बार बार पानी मांग रहा था। लग रहा था मानो उन्हें खाना खाए काफी समय हो गया था। पिताजी का शरीर लकड़ी की भांति सूखे तिनके के समान हो गया था। सीमा को तो यह पता ही नहीं था कि राज चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होकर उसकी यह सब बातें सुन और देख रहा है। यह सब देखकर राज की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह दौड़ते हुए पिताजी को अपने सीने से लगा लेता है। पिताजी डरा सहमा सा अपनी बूढ़ी और धुंधली आंखों से अपने बेटे राज को पहचानने की कोशिश करता है। कुछ ही क्षण बाद जैसे ही वह राज के हाथों का स्पर्श महसूस करता है तो पिताजी की छाती भर आती है और वह सुबक सुबक कर रोने लगता है। तू आ गया बेटा, राज कहते हुए पिताजी। यह सुनकर राज ने अपने पिताजी को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। अपने पिताजी को धीरे से चारपाई पर बैठाते हुए राज ने अपने पिताजी से यह सवाल किया कि पिताजी आपको क्या हुआ है? पिताजी के बिखरे बाल और कपड़ों से आती दुर्गंध से लग रहा था मानो पिताजी को नहाए हुए भी महीनों हो गए थे। राज कहने लगा, पिताजी जब मैं 6 महीने पहले विदेश गया था तो आप बिल्कुल स्वस्थ और खुशमिजाज थे। बीते दिनों में ऐसा क्या आपके साथ हुआ कि आपकी ऐसी हालत हो गई और आपने फ़ोन करके मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? राज यह सब देखकर बड़ा हैरान था। मुझे लगा कि आप स्वस्थ ही होंगे। राज के इतना कहने पर एक पिताजी का दिल भीतर से फूट फूट कर रोने लगा और वह कुछ कहने के लिए हिम्मत ही जुटा रहे थे कि अचानक उनकी नज़र बहू सीमा की तरफ गई। सीमा ने बीते दिनों में अपने ससुर जी के मन में अपना डर ही इतना फैला रखा था कि ससुर हरिप्रसाद जी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। सीमा बड़ी ही पैनी नज़रों से अपने ससुर को घूर रही थी और उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। उसे कुछ न कहने के लिए इशारा कर रही थी। पिता हरिप्रसाद जी सीमा को देख कुछ कहते कहते रुक जाते हैं। राज फिर से अपने पिताजी की आंखों से आंसू पोंछते हुए सवाल पूछता है,
बताइए ना पिताजी, क्या हुआ आपके साथ? मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ, बताइए ना। अपने पिताजी की आवाज़ सुन रोली और सोनू, राज के छोटे बच्चे, दादाजी के कमरे में डरे सहमे से प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनकी माँ सीमा ने उन्हें अपने ससुर जी से बात करने और उनके कमरे में न जाने के लिए सख्त हिदायत दी थी। रोली की उम्र लगभग 6 वर्ष की थी और सोनू की उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। सोनू बड़ा था। उन्हें पता था कि उनकी माँ सीमा दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राज को पिताजी से किसी भी प्रकार का उत्तर न मिलने पर वह अपने बच्चों रोली और सोनू से यह प्रश्न दोबारा पूछता है। बच्चे अपनी माँ से इतने सहमे हुए थे कि वह राज की बातों का जवाब देने में असमर्थ होते हैं। लेकिन छोटी रोली अपनी बुदबुदी आवाज में पिता राज के सामने सारी बातें रख देती है, जिसे सुनकर राज गुस्से से आग बबूला हो जाता है, जैसे मानो उसके पांव तले से जमीन ही खिसक जाती है और वह अपने पिताजी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी दुनिया ही मानो उजड़ गई हो। सामने दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को देखकर वह अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है, मानो जैसे काटो तो खून नहीं, जैसे बीते दिनों की यादें उसके सामने ताज़ा हो गई हो। हरिप्रसाद जी और सावित्री जी एक बिहार के छोटे से गांव में रहते थे। उनका एक बेटा राज और एक बेटी वैशाली थी। हरिप्रसाद जी और सावित्री जी अपनी गृहस्थी में बहुत ही खुशहाल थे। कुछ समय बीतने के बाद वह अपनी बेटी वैशाली का विवाह एक सुयोग्य वर ढूंढकर कर देते हैं। बेटे राज ने अभी ही कुछ समय पहले ही स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। उसने 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की थी और वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर में जाना चाहता था। राज पिता से कहता है, पिताजी, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में जाना चाहता हूँ। हरिप्रसाद जी बहुत ही सभ्य और साधारण आचरण के व्यक्ति थे। हरिप्रसाद जी कहते हुए, देखो बेटा राज, हमारे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए शहर में भेज सकूं। पर देखिए ना पिताजी, मैंने 12वीं की कक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की है और मैं जीवन में आगे कुछ करना चाहता हूँ। पिताजी राज की बातें सुनकर कुछ मन ही मन मायूस हो जाते हैं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए राज की बात पर हामी भर देते हैं। यह सुनते ही राज का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वह मन ही मन नाचने लगता है। वह शहर जाने की तैयारी में जुट जाता है। हरिप्रसाद जी पैसों की तंगी के चलते अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचकर राज को रुपए दे भी देते हैं। अब केवल उनके पास वह मकान ही बचा था जिसमें वह रहते थे। धीरे धीरे समय भी पंख लगाकर उड़ जाता है। राज अपनी पढ़ाई पूरी करके एक दिन गांव लौटता है। माता पिता राज को यूं अचानक घर पर देखकर खुशी के मारे फूले नहीं समाते। यूं एकदम राज को अचानक अपने आंखों के सामने देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे ही वह राज से नजर हटाते हैं, वह देखते हैं कि उसके साथ एक लड़की जो दिखने में बहुत ही मॉडर्न होती है, राज के साथ खड़ी है। हरिप्रसाद जी और सावित्री देवी राज से पूछते हैं कि यह लड़की कौन है। राज थोड़ा हिचकते हुए जवाब देता है, पिताजी, ये सीमा है। यह मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी। इससे मैंने 2 महीने पूर्व ही कोर्ट में विवाह कर लिया था। हरिप्रसाद जी यह सब सुनकर बहुचक्के रह गए, मानो उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन राज उनका इकलौता बेटा था। फिर भी बेटे की खुशी के लिए माँ सावित्री देवी हरिप्रसाद जी को मना लेती है और खुशी खुशी सीमा को अपनी बहू स्वीकार भी कर लेती है। 2 दिन बाद ही राज को काम के सिलसिले में शहर वापस जाना पड़ता है। राज अपने माता पिता से अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर हरिप्रसाद जी उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि बेटा, शहर की आबो हवा हमें रास नहीं आएगी। जन्म से लेकर आज तक हम गांव में ही पले बड़े हैं। गांव का साधारण वातावरण ही हमें रास आता है और यहाँ हमारे सगे संबंधी भी तो हैं। शहर में हमें अकेलापन और सुनापन महसूस होगा।
इतना हमारे हाथ पांव सलामत है बेटा, हम यहीं गांव में गुजर बसर कर लेंगे। राज के इतना कहने पर भी हरिप्रसाद जी उसे मना कर देते हैं। अगले दिन राज और सीमा शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। राज कभी कभार 2-4 माह के भीतर गांव माता पिता का हाल चाल पूछने के लिए आया जाया करता था और कभी कभार फोन भी कर लिया करता था। यूं ही धीरे धीरे करके 8-10 साल गुजर गए। राज के घर पहले बेटे ने जन्म लिया और उसके 2 साल बाद एक बेटी ने। राज का परिवार बहुत अच्छे से गुजर बसर कर रहा था। राज के माता पिता भी कभी कभार 4-5 महीने में शहर उनसे मिलने आ जाया करते थे। सीमा भी इस बीच उनकी खूब सेवा करती। यह बात सीमा बखूबी जानती थी कि यह 1-2 दिन से ऊपर नहीं रहेंगे। एक दिन हरिप्रसाद जी का राज के पास फोन आता है कि बेटा, हृदय गति रुकने के कारण तुम्हारी माता सावित्री देवी का देहांत हो चुका है। जितना जल्दी हो सके तुम गांव आ जाओ। राज ऑफिस से छुट्टी लेकर तुरंत सीमा और अपने बच्चों के साथ गांव पहुंचने की तैयारी करता है। और जैसे ही उसकी मां सावित्री देवी का सारा क्रियाक्रम का काम पूरा हो जाता है और कुछ ही दिन बीतने के बाद अपने पिताजी हरिप्रसाद जी से आग्रह करता है कि पिताजी, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। आपको हमारे साथ शहर चलना होगा। अब आप यहाँ किसके सहारे रहेंगे? हरिप्रसाद जी के पास गांव में रहने का कोई कारण भी तो नहीं बचा था और वह राज के कहने पर शहर जाने के लिए सहमत भी हो जाते हैं। सीमा की छाती पर तो जैसे सांप लौट जाते हैं, फिर भी वह चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सबके सामने अच्छी बहू बनने का नाटक करती है। शहर आने के बाद कभी वह हरिप्रसाद जी के लिए दलिया बनाती है तो कभी खिचड़ी। सीमा सिर्फ अच्छी बहू बनने का ढोंग करती है। राज यह सब देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि पिताजी की खूब सेवा हो रही है और वह निश्चिंत हो जाता है। यूं ही दिन गुजर जाते हैं और एक दिन राज सीमा से कहता है कि मुझे कंपनी ने विदेश के प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया है और मुझे कुछ समय के लिए विदेश में जाना होगा। सीमा कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ। पर हरिप्रसाद जी राज की यह बात सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। पर राज कहता है कि पिताजी, सीमा भी तो आपकी बेटी जैसी ही है ना। अगर आपको कोई परेशानी है तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। यह सब कहकर राज कुछ समय बाद विदेश के लिए रवाना हो जाता है। राज के जाते ही सीमा के तो जैसे मानो तेवर ही बदल जाते हैं। वह हरिप्रसाद जी से कहती है, ए बूढ़े, बहुत हो गई अब तेरी सेवा, अभी तो तेरे हाथ पांव सलामत है। क्या पड़ा पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है? तुझे क्या आटे दाल का भाव पता है कि नहीं? पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और घर में कमाने वाला सिर्फ एक है। आपको शर्म तो आती नहीं। वह घर के नौकरों की छुट्टी कर देती है और हरिप्रसाद जी से धीरे धीरे करके घर के काम करवाने लगती है। अब हरिप्रसाद जी का बूढ़ा शरीर पहले जैसे काम नहीं करता था। बच्चों को स्कूल से लाने से लेकर घर के बर्तन मांजने तक सारा काम हरिप्रसाद जी को ही करना होता था। कभी कभार बीच में राज का फोन आता तो राज पिताजी से पूछता हुआ, पिताजी आप ठीक है ना? सीमा आपकी सेवा करती है या नहीं? हरिप्रसाद जी हल्के से मुस्कुराते हुए राज की बातों का उत्तर देते हैं। हरिप्रसाद जी एक गहरी सांस लेते हुए, हाँ बेटा, सीमा बेटी मेरे पिता के समान खूब सेवा करती है। वे राज को खुश करने के लिए ऐसा कहते हैं ताकि राज विदेश में होते हुए अपने पिताजी की किसी प्रकार की चिंता न करे और वह चाहते थे कि उनकी वजह से उनके घर में किसी प्रकार की भी झगड़ा न हो। सीमा तो हरिप्रसाद जी को सुबह घर का सारा काम नौकरों की तरह समझाकर अपनी किटी पार्टी में चली जाती थी। अब सीमा बिल्कुल आज़ाद थी, उस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। यदि उसे शाम को पूरा काम नहीं हुआ मिलता था तो वह हरिप्रसाद जी के ऊपर खूब चिल्लाती थी और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। यह अब सीमा का रोज का काम हो चुका था। वह आज़ाद थी और यह होते हुए मासूम रोली और सोनू देखते रहते थे और समय के साथ साथ हरिप्रसाद जी की परेशानी बढ़ती जा रही थी।
समय बीतने के साथ अब उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। कमजोरी और बढ़ती उम्र के कारण बीमारी से उनका शरीर अब कमजोर होने लगा था। अब सीमा को हरिप्रसाद जी घर में एक बेकार सामान की भांति लगते थे। हरिप्रसाद जी को धमकाते हुए, पिताजी आप क्या पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं, और ऊपर से आपकी महंगी दवाइयाँ, मैं परेशान आ चुकी हूँ। इससे अच्छा आप मर क्यों नहीं जाते। यह कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है और हरिप्रसाद जी अपनी पत्नी सावित्री देवी की तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखें सजल हो जाती हैं और वह कहते हैं कि देख रही हो सावित्री, बेटे बहू तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना सुख दे रहे हैं। इससे अच्छा होता भगवान तुम्हारी जगह मुझे उठा लेता। तुम तो अपना पीछा छुड़ाकर चली गई। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगती है। समय बीतता है और हरिप्रसाद जी के दिन ऐसे ही कट रहे थे। सीमा रोज सुबह शाम उन्हें ताना मारती रहती और उन्हें तरह तरह के काम बताती रहती। एक दिन सीमा हरिप्रसाद जी के कमरे में जाती है और उन्हें बुरी तरह से धमका रही होती है। तभी घर में राज की एंट्री होती है। सीमा इन सब बातों से अनजान हरिप्रसाद जी पर दहाड़ रही होती है। राज ने अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर पर हाथ रखकर यह वचन दिया कि वह अपने पिता को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं होने देगा। और अचानक से राज अपने यादों के कोने से बाहर आता है। राज गुस्से से भरा हुआ अपनी माँ की तस्वीर को देख अपने आप में शर्म महसूस करता है और कहता है कि माँ, मैं आपको दिया हुआ वचन कभी नहीं निभा पाया। मैं कैसा नालायक बेटा हूँ जो अपने बूढ़े पिता की देखभाल भी नहीं कर पाया। ये सब कहते कहते राज की आंखें फिर से सजल हो जाती हैं। यह देख राज फिर से अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है और बीते उस समय को याद करता है जब उसकी माँ सावित्री देवी राज के मना करने के बावजूद भी उसे प्यार से खाना खिलाती थी, और आज वह अपने पिताजी को 2 वक्त की सुख से रोटी भी नहीं दे पाता। वह अपने आप को कोस रहा होता है कि उसकी नज़र एकदम से सीमा पर जा टिकती है और वह सीमा से बिना कोई सवाल किए उस पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है। सीमा एकदम से सन से खड़ी रहती है। उसके पास राज के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता है, क्योंकि वह अपनी जगह पूरी तरह से गलत होती है। फिर राज कहता है कि यह मुझसे पहले मेरे माता पिता का घर है और बाद में हमारा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करने की। यह सब कुछ उनके बेटे की कमाई का है, ना कि तुम अपने घर से लेकर आई हो और ना ही तुम्हारा कमाया हुआ है। मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए अब कोई स्थान नहीं है। तुम अपना सामान बांधो और निकलो मेरे घर से। मुझे ऐसी पत्नी की कोई भी आवश्यकता नहीं है जो मेरे परिवार को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करे, जो मेरे परिवार में मेरे माता पिता का सम्मान ही न कर सके और न ही उन्हें सुख से 2 वक्त की रोटी खिला सके। सीमा यह सुनते ही राज के पांव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, राज, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो, जिससे कि तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को मुझसे तकलीफ हो। राज कहता है कि अगर माफ़ी मांगनी है तो पिताजी से मांगो, जिसका तुमने दिल दुखाया है और उनके साथ नौकरों की भांति व्यवहार किया है। हर माता पिता अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें रखते हैं। वह सोचते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी लाठी उनका सहारा बनेंगे, लेकिन तुम जैसी औरतें अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना ही नहीं चाहती। इतना सुनकर हरिप्रसाद जी कहते हैं कि बस बेटा, अब उसे माफ भी कर दे। गलती भी इंसानों से ही होती है और यह तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। यह शब्द सुनकर सीमा अपने मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है और पीड़ा से भर जाती है। राज से कहती है, राज और पिताजी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आप दोनों से यह वादा करती हूँ कि मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आप दोनों को तकलीफ हो और मुझे शर्मिंदगी।
अब राज और उसका परिवार और उसके पिताजी हंसी खुशी रहने लगे और यह सब देखकर राज भी अब बहुत खुश था। सीमा ने समय के बीतने के साथ साथ अपने आप में सुधार कर लिया था। तो दोस्तों, माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है, क्योंकि भगवान हमें दुख भी देते हैं और सुख भी, लेकिन हमारे माता पिता ही केवल ऐसे होते हैं जो हमें सुख देते हैं। भगवान हर जगह पर नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वह हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं और अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते। जिस तरह वह हमारे बचपन में हमें निस्वार्थ भाव से पालते हैं, लेकिन बूढ़े होने के बाद वही बच्चे भूल जाते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हमें भी बुढ़ापे में उनकी उतनी ही सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।